नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। माँ की मृत्यु के बाद मामा मामी ने आरव को अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन जब उसकी नीयत पर मामी की बेटियों ने शक किया तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। क्या आरव फिर से मामी का वही प्यारा बेटा बन सका? मरना सन मामी उमा देवी सिर्फ एक बार आरव को देखना चाहती थी। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि आरव को बिना बताए अपना घर छोड़ना पड़ा? और जब सच्चाई सामने आई तो मामी ने ऐसा क्या कहा जिसने उसको स्तब्ध कर दिया? इन्हीं सवालों के साथ कहानी की शुरुआत होती है। सुबह सुबह अचानक आरव की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त राहुल से हो गई थी। उसी ने बताया कि उसकी मामी उमा देवी गंभीर रूप से बीमार है और यह भी कि हमेशा कम बोलने वाली उसकी मामी की निगाह अब भी दरवाजे पर उसी के इंतजार में टिकी रहती है। यह सुनते ही अपने सारे गिले शिकवे भूलकर वह उनसे मिलने के लिए बेचैन हो उठा था। कई बार वह मामी के घर के दरवाजे तक जाकर लौट आया, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रात के 2 बजने वाले थे, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जितना वह अपनी यादों को झटक कर सोना चाहता था, उतनी ही क्रूरता से यादों के खंजर उसके दिल में उतरते और वह रेत में पड़ी मछली की तरह तड़प उठता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे अपनी उस अविवेकी भूल को सुधार सके, जिसने उसके जीवन के मायने ही बदल दिए थे। बार बार उसका मन यादों के समंदर में गोते लगाता, उस प्यार और विश्वास के धागे को खोजता जिसके सहारे वह अब तक सुरक्षित था। लेकिन वह जानता था कि वह स्वयं ही उस विश्वास को तोड़ चुका है, इसीलिए अब उसे थामना आसान नहीं था। आज उस घर को छोड़े उसे पूरा 1 महीना और 2 दिन हो चुके थे। एक एक दिन का हिसाब उसने अपनी उंगलियों पर जोड़ रखा था। इस दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसे अपनी माँ जैसी मामी की याद न आई हो या घर छोड़ने का पछतावा न हुआ हो। हालांकि माँ जैसी कहना भी मामी का अपमान ही था। वह तो उसकी सच्ची माँ ही थी। उन्होंने उसके लिए जितना किया, शायद उसकी असली माँ भी जीवित होती तो इतना न कर पाती। मम्मी का अथाह प्रेम ही था जिसने उसके मन में अपनी माँ की धुंधली होती छवि को फिर भी भर दिया था। उन्होंने हर कदम पर ढाल बनकर उसका साथ दिया, उसके बचपन से खोए आत्मविश्वास को लौटाकर उसे जीना सिखाया। और उसी मामी को जब उसके सहारे और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह अकेला छोड़ आया था। आज भी आरो को सब कुछ ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। जब वह पहली बार मामी के पास आया था तब वह बहुत छोटा था, शायद 4 या 5 साल का। इससे पहले वह एक भरे पूरे संयुक्त परिवार में रहता था। फिर भी उसे माँ और दादी के अलावा किसी और का प्यार नसीब नहीं हुआ। अपने पिता को तो वह ठीक से जान ही नहीं पाया। वे अपने व्यापार में इतने व्यस्त रहते कि सुबह जल्दी घर से निकल जाते, तब वह सोया रहता और रात को देर से लौटते तब भी वह सोया ही मिलता। जब कभी वे घर पर होते भी तो उनकी मौजूदगी से खुश होने की बजाय वह सहमा और डरा रहता। वे अक्सर बिना बात के झुंझला उठते, छोटी छोटी बातों पर उसकी माँ की गलतियां निकालते। उसकी पतली दुबली साधारण रूप रंग वाली माँ उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती, फिर भी उसके तुनक मिजाज और क्रोधी पिता उनकी छोटी सी भूल पर भी गुस्से से भर उठते। अक्सर बिना किसी गलती के ही माँ उनसे माफी मांगती और शर्मसार होती रहती। जब तक पिता घर में रहते, माँ की आंखों में डर की एक परछाई हमेशा तैरती रहती थी। उनके सामने खुलकर कभी भी अपने बेटे को भी प्यार नहीं कर पाती थी मम्मी। मम्मी के इस तरह समझौता करने के कारण ही उसके पापा की मनमानियां बढ़ती जा रही थी। वह केमिस्ट्री में एमएससी थी और अपनी इस पढ़ाई व समझ के बल पर उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी को बदलेगी। हिम्मत जुटाकर उसकी मम्मी अपनी सोच को अपने भैया की मदद से यथार्थ में अंजाम देना चाहती थी। लेकिन उन्हीं दिनों वह कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी थी। उसके पापा उन्हें डॉक्टर को दिखाने के बजाय उनकी बीमारी को उनकी काम चोरी का बहाना बताते, जबकि खुद अपने बेटों की मोहताज दादी ही किसी तरह घरेलू दवाइयों का इंतजाम करती थी। किसी तरह उसके मामा को उसकी मम्मी की बीमारी के विषय में पता चल गया था। सुनते ही वह दौड़े चले आए थे। आते ही मामा को उसके पापा के उदासीन रुख और रवैये को पहचानने में देर नहीं लगी। फिर तो वह अपनी बहन को साथ लेकर ही पटना लौट आए और मम्मी के साथ वह भी पटना आ गया। एक नए खुले परवरिश और नए वातावरण में पहुंचना उसके जीवन का एक सुखद अनुभव था। जल्द ही वह पटना के स्वस्थ और खुले वातावरण में सबके साथ घुल मिल गया।
उसके आहत बचपन ने पहली बार राहत महसूस की थी, मानो किसी ने उसके दिल के घावों पर मरहम लगा दिया हो। अपने पास लाकर उसके मामा और मामी ने उसकी मम्मी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई डॉक्टर बदले गए, फिर भी लीवर का कैंसर जानलेवा साबित हो रहा था। इलाज के दौरान कभी कभी पापा के दर्शन हो जाते, पर जल्द ही काम का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी मामा पर छोड़कर चले लौट जाते। उनके स्वभाव से पूरी तरह परिचित हो चुके मामा ने उनसे कोई उम्मीद रखना ही छोड़ दिया था। पीली पड़ती मम्मी की आंखों में हर समय उसी की चिंता रहती। अपनी आसन मृत्यु को देखकर वह एक दिन मामी से बोली थी, मैं सिर्फ आरव के लिए जीना चाहती थी, पर अब यह संभव नहीं है। इसीलिए मेरी अंतिम इच्छा है कि उसकी जिंदगी में तुम मेरी जगह लेकर उसे अपने बच्चों में शामिल कर लेना। जब मामी ने उन्हें वचन देते हुए कहा था, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे अपना बेटा ही मानती हूँ, वैसे तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। जो उनके शब्दों में सच्चा अपनापन झलक रहा था। मामी के वचन देने के कुछ देर बाद ही हमेशा के लिए उसकी मम्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बहन की असमय मृत्यु से दुखी उसके मामा ने उसके अंतिम संस्कार की भी पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। उसके पापा तो मूक दर्शक की तरह सिर्फ अंतिम संस्कार में शामिल भर हो लिए। पंडितों द्वारा बताए गए कुछ विधि विधान पूरे कर अपना कर्तव्य निभा दिया। जब आरव की जिम्मेदारी की बात आई तो उसके पापा ने बड़ी कुशलता से उसे उसके मामा और मामी के सिर पर ढाल दिया। अभी मैं इसे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। इसकी पढ़ाई की कुछ व्यवस्था कर लूँ, फिर इसे यहाँ से ले जाऊंगा। तब तक आप लोगों के साथ रहकर यह भी इस हादसे से थोड़ा उबर जाएगा। पापा के इन थोड़े दिनों की अवधि कभी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उस छोटे से मासूम बिन माँ के बच्चे को उस समय पिता के प्यार और संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जल्द ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली और आरव का पिता शब्द से नाता हमेशा के लिए टूट गया। जन्मदाता ने भले ही उसे भुला दिया, पर मामी ने अपनी सखी जैसी ननद को दिए गए वचन को पूरी तरह निभाया। उसकी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों जैसी की। प्राथमिक शिक्षा से लेकर अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में से एमबीए कराने तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी हर जरूरत को मामा मामी खुशी खुशी पूरा करते। धीरे धीरे वह उस परिवार में पूरी तरह रच बस गया था, मानो वह उसी घर की नींव का हिस्सा हो। कालांतर में शांत और गंभीर आरव के साथ मामा मामी को अपनी बेटियों से भी ज्यादा अपनापन हो गया था। मामी अपनी हर छोटी बड़ी बात निसंकोच उसके साथ बांटती। उनकी दोनों बेटियां वसुधा और नेहा भी उसे अपने छोटे भाई जैसा ही मान और प्यार देती, उसकी देखभाल करती। आरव भी कभी दोनों बहनों को भाई की कमी महसूस नहीं होने देता था। कभी कभी आरव को अपने पापा का उसे पूरी तरह भुला देना शूल की तरह चुभता। कभी अपनी दादी का प्यार उसे व्याकुल कर देता, फिर भी वह उसकी चर्चा किसी से नहीं करता। समय की रफ्तार को भला कौन रोक सकता है। देखते देखते वह तीनों ही बड़े हो गए। दोनों बहनों की पढ़ाई समाप्त होते ही मामा ने अच्छा घर वर तलाश कर उनका विवाह कर दिया। जब उसकी पढ़ाई समाप्त हुई तो उसका भी कैंपस सिलेक्शन हुआ और मल्टीनेशनल कंपनियों में से नियुक्त पत्र मिले। वह किस कंपनी को ज्वाइन करे इसका फैसला अभी कर ही रहा था कि अचानक उसके मामा को दिल का दौरा पड़ा और घंटे भर में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस अचानक हुए हादसे से पूरा परिवार शोकाकुल हो उठा। मामी तो पूरी तरह टूट गई थी। हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाली मामी को जिंदगी की इस तरह संध्या बेला में खुद ही किसी के प्यार और सबल की जरूरत हो गई थी। दोनों बेटियों की अपनी अपनी गृहस्थी और जिम्मेदारियां थी, जिन्हें छोड़कर मामी के पास रहना उनके लिए संभव नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी मामा जी के व्यापार को संभालने की। घर के दामाद चाहते थे कि दोनों व्यापार को आपस में बांटकर चलाएं, पर मामी को यह फैसला कतई मंजूर नहीं था। मामी की इच्छा का आभास होते ही आरव ने फैसला लिया कि वह अपनी नौकरी की इच्छा को तिलांजलि देकर अपनी मामी का साथ देगा और बेटे होने का फर्ज निभाएगा। दुर्भाग्य के उस कठिन समय में आरव के इस फैसले ने उसकी मामी को अपने टूटे बिखरे अस्तित्व को संभालकर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस दिया। आरव का सहारा पाकर उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपना सारा कारोबार आरव के साथ मिलकर खुद संभालेगी। मानसिक रूप से मामी के थोड़ा संभलते ही कारोबार की सारी जिम्मेदारी आरव ने अपने कंधों पर उठा ली और मामी की सलाह लेकर वह बखूबी सब कुछ संभालने लगा। उसकी एकाग्रता
मेहनत और लगन ने कुछ ही दिनों में मामा के व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक सफल और ईमानदार व्यापारी के रूप में बनने लगी और लोग उसकी काबिलियत की मिसाल देने लगे। जल्द ही उसकी सफलता के चर्चे उसके रिश्तेदारों के माध्यम से होते हुए उसके पिता तक भी पहुंचने लगे। वर्षों से अपने बेटे की कोई खोज खबर नहीं लेने वाले पिता को अचानक ही अपने कुल दीपक की याद आ गई और वे कुछ उपहारों के पैकेट लेकर अपने बेटे को अपना नाम और पहचान देने पहुंच गए। लेकिन उनके इस बिन मौसम बरसात का आरव पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी स्वार्थी सोच और अय्यासी के कारण उसने और उसकी माँ ने जो वेदनाएं सही थी, उनकी तपिश अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। वैसे भी उनके अचानक उमड़ आए प्रेम में छिपे लालच से वह अनजान नहीं था, क्योंकि वह व्यापार की हर खबर से वाकिफ था। अपने डूबते व्यापार के भारी नुकसान की पूर्ति न कर पाने के कारण वर्षों पहले त्यागा अपना बेटा अब उन्हें याद आ गया था। आरव ने साफ साफ अपने पिता को समझा दिया कि जिस बाप ने कभी उसे मंझधार में तड़पने के लिए छोड़ दिया था और कभी मुड़कर उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, उस पिता से उसका अब कोई संबंध नहीं है। जिसने उसे अपनाया, बेटे का मान सम्मान और अधिकार दिया, अब उसका संबंध भी सिर्फ उन्हीं लोगों तक है। उसने अपने जन्मदाता से उसी बेदर्दी से सारे संबंध तोड़कर उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया, जैसा कभी उन्होंने उसके साथ किया था। हमेशा से अपने बेटे के प्रति गैर जिम्मेदार रहे उसके पिता उसे बेटे की जिम्मेदारी समझाते हुए गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले गए। इस घटना से वर्षों से पिता के लिए दबी पीड़ा उसके मन में जैसे बाहर निकल गई और उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वह नए आत्मविश्वास के साथ अपने काम में जुट गया। उन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। उसकी दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, जिससे घर में नित्य सैर सपाटे और कार्यक्रम बनते रहते। एक दिन करीब आधी रात को उसकी नींद खुली तो वह पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। छत की तरफ से आती हल्की आवाजें सुन वह भी छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। वहां उसकी दोनों दीदियां और दोनों जीजाजी बैठे बातें कर रहे थे। वह भी उनकी बातों में शामिल होने के लिए बड़ा ही था कि तभी बड़े जीजाजी की बातें सुनकर उनके कदम अंधेरे में ही ठिठक कर रह गए। आरव के प्रति तुम्हारी मम्मी का झुकाव देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि भावना में बहकर कहीं उसे अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सेदार न बना ले। मम्मी का दिल जरूर बड़ा है, पर इतना बड़ा भी नहीं कि अपनी बेटियों का हक किसी और को दे दे। यह नेहा दीदी की आवाज़ थी। मम्मी पापा ने सिर्फ उसकी परवरिश की है, उसे गोद नहीं लिया था, इसीलिए वह चाहे भी तो कानूनी रूप से उसका कोई हक नहीं बनता। बेईमानी करे तो अलग बात है। वसुधा दीदी के बोलते ही छोटे जीजाजी बीच में बोल पड़े। आदमी का कौन ठिकाना अच्छों अच्छों की नियत संपत्ति देकर डोल जाती है। यह सब सुनकर आरव के भीतर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया। उस रात की खामोशी उसके जीवन का सबसे कड़वा सच बन गई थी। जिस घर को वह अपना समझता था, उसी घर में उसके अपने होने पर सवाल उठ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। पर उस रात के बाद उसकी सोच और उसके रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। आरव तो वैसे ही बचपन से एक एक पैसे के लिए इस परिवार पर आश्रित रहा है। उसकी नींद डोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जीजा तो खैर गैर थे, पर वसुधा दीदी की आवाज ने तो उसके कानों में जैसे पिघला शीशा उड़ेल दिया था। इससे अधिक वह सुन नहीं पाया। एक झटके में उन लोगों ने उसे इस परिवार के लिए पराया साबित कर दिया था। उल्टे पांव अपने कमरे में आकर वह निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अब तक किले की भांति संरक्षण देने वाला घर एकाएक रेत का ढेर बनकर उसे बेगाना लगने लगा था। अचानक वह अपने को काफी थका हुआ और बेबस महसूस करने लगा था। अपनी ही बेचारगी पर उसे रोना आ रहा था। जल्द ही उसकी बेबसी गुस्से के रूप में फूट पड़ी। मामा मामी के उपकार से कृतार्थ उसके दिल में उनके लिए ईश्वर से भी बढ़कर श्रद्धा और निष्ठा थी। दोनों बहनों को भी वह निस्वार्थ दिल की गहराई से प्यार करता था। मामी जो उसे सैलरी देती थी, उसके अलावा वह कभी उनकी धन संपत्ति के विषय में सोचता भी नहीं था। जरूरत पड़ने पर वह उनके लिए अपनी जान भी दे सकता था। फिर भी उन लोगों ने उस पर इतना घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया था कि इसका सर्वांग लहूलुहान हो गया। तो क्या अब तक जो वह उनके प्यार को अमृत समझकर पीता रहा, वह निरा विष मात्र था?
एक छलावा, पर वह महादेव नहीं था जो इस विष को पचा पाता। बातों का जहर उसके सर पर चढ़ने लगा था। उसने तत्काल निर्णय लिया कि सारे बंधन और मोह माया को त्याग कर वह इस घर को छोड़ देगा। अगले ही दिन वह बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर चला गया। सिर्फ 2 लाइनें लिखकर छोड़ गया, मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। कोई मुझे खोजने की व्यर्थ कोशिश न करे। जिंदगी की सारी तपन को भुलाकर वह नए सिरे से जीना चाहता था, पर पीछे छूटे उस अपने से बेगाने परिवार के लिए उसका मन बार बार व्याकुल हो उठता। कुछ दिनों तक यूं ही भटकने के बाद जब मन थोड़ा शांत हुआ तो ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे भयंकर अपराध बोध होने लगा। उसके इस तरह घर छोड़ देने पर मामी पर क्या बीत रही होगी, यह सोचकर उसका दिल कांप उठा। मामी को उस पर बहुत विश्वास था और उसी के कारण अब उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कितने ही फैसले लेने पड़ेंगे, यह सोचकर वह भीतर से टूटने लगा। आस पड़ोस के लोग न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे, ये सब विचार उसका पीछा करने लगे। अंततः दूसरे दिन उसने साहस जुटाया और सीधे मामी के घर जा पहुंचा। बरामदे में ही मामी आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए लेटी मिली। उन्हें देखते ही उसके हृदय पर गहरा आघात लगा। इतने दिनों में उनकी कंकाल सी हो गई देह पहचान में नहीं आ रही थी। उसके कदम ठिठक गए, तभी उनकी आंखें खुली। नजर मिलते ही उनके श्रीहीन चेहरे पर एक चमक आ गई। अब वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उनके पैरों के पास बैठकर उनके घुटनों पर सिर रखकर फुट फुट कर रो पड़ा। मामी की आंखों से भी आंसू बह निकले। दोनों ने जैसे एक दूसरे के आंसू से ही सारी अनकही बातें कह दी। आंसुओं का आवेग थोड़ा थमा तो मामी ने उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरते हुए पूछा, किसकी बातों का जहर तुझे इस कदर बहका गया कि तुम घर छोड़ने को मजबूर हो गए। वह कुछ कह पाता उससे पहले वसुधा दीदी का स्नेहिल स्पर्श उसे चौंका गया। कहाँ चला गया था रे, हम सबको छोड़कर? ना ना, चौंक मत। तुम्हारे घर छोड़ते ही मैं समझ गई थी कि उस रात तुमने हमारी बातें सुन ली थी, इसलिए चले गए। माना यह हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की कीमत नहीं समझी। पर क्या बरसों के रिश्ते यूं ही एक झटके में तोड़े जाते हैं? बोलते बोलते उसका गला भर आया। फिर खुद को संभालती हुई बोली, जब तुम चले गए तब हमें समझ में आया कि दुनिया की कोई भी संपत्ति तुम्हारे प्रेम और समर्पण से बढ़कर नहीं हो सकती। उस क्षण घर का हर कोना जैसे पश्चाताप और प्रेम की मिली जुली भावना से भर उठा और आरव के मन का बोझ भी धीरे धीरे हल्का होने लगा। अपनी बातें समाप्त कर वसुधा दीदी ने सारी बातें सच सच मामी को बता दी। यह सुनते ही उस जर्जर अवस्था में भी मामी उबल पड़ी। आज मेरे इतने वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई। मेरे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि मेरे ही बच्चे मेरी जायदाद पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जो तुम दोनों ने भाई बहन के रिश्ते से ज्यादा धन संपत्ति को अहमियत दी। मैंने अपने तीनों बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सींचने में अपना जीवन होम कर दिया। फिर मेरा एक बच्चा, मेरा बेटा गैर कैसे हो गया? दोनों बेटियों की तरह वह भी मेरे दिल से जुड़ा है, मेरे ही वजूद का हिस्सा है। फिर कैसे बना दिया तुम लोगों ने उसे पराया? फिर थोड़ा रुककर बोली, मैंने और तुम्हारे पापा ने आरव को सिर्फ कहने के लिए अपने बच्चों में शामिल नहीं किया था, उसे अपनी बेटियों के साथ वारिसों में भी शामिल किया था। उसे बराबरी का हक दिया था, जिसका प्रमाण है तुम्हारे पापा द्वारा बनाई गई वसीयत, जिसे मैंने अब तक जग जाहिर नहीं किया था। काश तुम लोगों में भी अपने पापा की तरह उदार विचारशीलता होती। फिर आरव की तरफ मुड़ते हुए बोले, आरव, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? मामी की बीमारी से कमजोर पर गंभीर आवाज में पहले जैसा ही रूप समाया हुआ था, जिसने तीनों भाई बहनों की बोलती बंद कर दी। तब हमेशा की तरह आरव ने ही बात को संभाला। माना हम तीनों ने अपनी अपनी जगह गलतियां की है, पर आप बिना किसी भेदभाव के हम तीनों को बस एक बार माफ कर दीजिए। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आरव का गिड़गिड़ाना देखकर क्रोध के आधिक्य से जड़ हो चुकी मामी के चेहरे पर ममता भरी मुस्कान फैल गई। थोड़ी सी चुप्पी के बाद उन्होंने हंसकर अपनी बाहें फैला दी। बिना देर किए तीनों भाई बहन जाकर उनमें समा गए। उस क्षण जैसे वर्षों की दूरी पिघलकर एक रिश्ते की गर्माहट में बदल गई और घर का हर कोना फिर से अपनापन महसूस करने लगा।
घर का वातावरण खुशनुमा होते ही जैसे सारी बीमारी भी जाने कहाँ गायब हो गई। पराए बच्चे के लिए इतना प्यार और ममता देकर आरव का सिर एक बार फिर उस ममतामयी माँ के सामने नतमस्तक हो उठा। काश दुनिया की 1% माँ भी मामी की तरह सिर्फ एक अनाथ बच्चे को अपने बच्चों में शामिल कर लेती तो न जाने कितनी जिंदगियां संवर जाती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आरव का घर छोड़ना सही था या उसे पहले मामी से बात करनी चाहिए थी? क्या वसुधा और नेहा की सोच गलत थी या परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिश्तों में विश्वास संपत्ति से बड़ा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।